हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट थ्योरम एंड साथ में आज गाइस हम समझने वाले हैं टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एंड बायस थ्योरम के बारे में। गाइस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, पॉइंट ऑफ व्यू सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम। ओके गाइज़, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए सीबीएसई हो चाहे गाइज़ यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए गाइज़ ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है गाइज़। ओके गाइज़, समझते हैं गाइज़ इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं गाइज़। ओके गाइज़, यदि आपने प्रोबेबिलिटी के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पार्ट्स नहीं देखे हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के पार्ट्स नहीं देखे हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज़। ओके गाइज़, शेयर करना ना भूले गाइज़। टोटल थ्योरम के बारे में समझते हैं, क्या है टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी गाइज। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। देखिए आपके पास, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से समझना गाइज। उसने कहा गाइज आपके पास ये पूरा का पूरा एक सैम्पल स्पेस है गाइज। ये पूरा क्या है गाइज, आपके पास एक सैम्पल स्पेस है गाइज, ठीक है ना। और इस सैम्पल स्पेस के अकॉर्डिंग आपके पास कुछ इवेंट्स है गाइज। सपोज दैट वे इवेंट्स हैं E1, E2, E3 एंड सो ऑन, E1, E2, E3 एंड सो ऑन En। ये कुछ इवेंट्स हैं। तो ये कह रहा है कि इन इवेंटों के साथ पहला केस, ये इवेंट ध्यान रखना गाइज, एग्जॉस्टिव इवेंट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए गाइज? एग्जॉस्टिव इवेंट। दूसरा पॉइंट गाइज, ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होनी चाहिए गाइज। ओके गाइज, आई होप ये बात अब आपको क्लियर हो गई गाइज। ओके गाइज, तो ये हमारे पास ये ऐसे इवेंट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट से एसोसिएटेड है, ठीक है गाइज। तो ये इवेंट की एक क्वालिटी समझाना चाह रहा है गाइज कि मेरे पास कोई एक सैम्पल स्पेस है, इसके कुछ इवेंट्स हो रहे हैं गाइज, E1, E2, E3 एंड सो ऑन गाइज, En। इस टाइप के गाइज मेरे पास काफ़ी इवेंट्स है गाइज। इन इवेंटों में गाइज एक नॉन इवेंट है गाइज। जिस नॉन इवेंट के बारे में बात कर रहा हूँ गाइज, वो नॉन इवेंट है गाइज मेरे पास ए इवेंट। वो इवेंट इससे भी हैपनिंग हो सकता है गाइज, इसमें से भी हैपनिंग हो सकता है गाइज, इसमें से भी हैपनिंग हो सकता है गाइज, एंड इसमें से भी हैपनिंग हो सकता है। जो यानी ये ए जो नॉन इवेंट है गाइज, ये इवेंट इन सभी इवेंटों में किसी से भी क्या हो सकता है? हैपनिंग। तो जब यानी इन तीनों में से यानी वो क्या हो गया? कॉमन हो सकता है वो इवेंट, ठीक है ना। यानी वो इससे भी इवेंट हैपनिंग हो सकता है, इस वाले इवेंट से भी वो हैपनिंग हो सकता है, इस वाले इवेंट से भी वो हैपनिंग हो सकता है, एंड इस वाले से भी वो क्या हो सकता है गाइज? हैपनिंग हो सकता है। ओके गाइज, तो यानी ये जो ए इवेंट है, तो इन इवेंटों में किसी में भी क्या होता है? ये हैपनिंग हो सकता है। तब गाइज इस इवेंट की जो हमारे पास नॉन इवेंट है, इस नॉन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी गाइज? देखेंगे नॉन इवेंट की प्रोबेबिलिटी गाइज इज इक्वल टू होगी, यदि वो इस इवेंट में से हुआ तो यानी सबसे पहले इवेंट हुआ होगा, इसके होने पर तब जाके ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी गेट हुई होगी, क्योंकि ये और ये इवेंट आपस में कैसे हैं? कंडीशनल थ्योरम को होल्ड कर रहे हैं गाइज, क्योंकि नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है गाइज, ये कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को होल्ड कर रहे हैं गाइज। ओके गाइज, आई होप ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी गाइज। या तो ऐसा हुआ होगा जो ए इवेंट होगा वो E2 में अंदर हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो यानी जब ऐसा हुआ होगा तो और क्या केस हो सकता है? यानी इसका मतलब है कि E2 इवेंट हुआ होगा। जब E2 इवेंट हो गया तो E2 के होने पर किसकी प्रोबेबिलिटी गाइज? ए की, जो नॉन इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी गाइज। आई होप ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइज। या ऐसा केस हुआ होगा गाइज कि ये E3 से हैपनिंग हुआ होगा। जब ये E3 से हैपनिंग हुआ होगा तो गाइज का क्या? पहले E3 इवेंट हुआ होगा, E3 के होने पर ए की प्रोबेबिलिटी गाइज, एंड सो ऑन। या ऐसा हुआ होगा गाइज कि एन वाले केसेस से क्या होगा? हैपनिंग हुआ होगा। तो पहले यानी nth वाला इवेंट हुआ होगा, उसके होने पर तब ए की प्रोबेबिलिटी गाइज। आई होप गाइज यहाँ तक अब आपको बातें क्लियर होगी गाइज। तो ये है गाइज टोटल प्रोबेबिलिटी। और आ रहा है ना गाइज, इस और का मतलब क्या होता है गाइज? पॉजिटिव होता है, यानी इसके पॉसिबल ये केसेस हो सकते हैं गाइज। ओके गाइज, आई होप यहाँ तक बातें
क्लियर होगी गाइज अब आपको। ओके, तो ये है टोटल प्रोबेबिलिटी गाइज, कि जिसमें काफ़ी सारे इवेंटों में एक इवेंट नॉन होता है, उस इवेंट को हम नॉन कहते हैं। ये इवेंट इससे भी हैपनिंग हो सकता है, इससे भी हैपनिंग में हो सकता था, इससे भी हैपनिंग में हो सकता था, एंड इससे भी हैपनिंग में होता है, यानी किसी से भी वो हैपन हो सकता है गाइज। आई होप ये बात अब आपको क्लियर होगी। ठीक है गाइज, तो मैं आपको बस इतनी बात समझाना चाहता हूँ, जो टोटल थ्योरम बात कर रहे हैं एंड बायस थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल थ्योरम सिर्फ यही इंडिकेट करती है कि ये इवेंट इनमें से किसी में भी हो सकता है। पर जब हम बायस थ्योरम में बात करेंगे गाइस, यही इवेंट ध्यान रखेंगे, जो नॉन इवेंट होगा वो किसी एक में से हैपनिंग होगा, वो वहाँ पे इंडिकेट करेगा कि जो ये इवेंट होने वाला है वो E1 में से होने वाला है, जो ये वाला इवेंट है वो E2 में से होने वाला है, जो ये वाला इवेंट है वो E3 में से किसी एक में से हैपनिंग होगा। उसमें से हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फिर फाइंड करनी हो, किसकी? ए की। कैट होगी इस बात समझ में कि ये वाला जो इवेंट है ये किस में से हो रहा होगा, ये इवेंट इस इवेंट में से हो रहा होगा, या ये इवेंट इस में से हो रहा होगा, या ये इवेंट इस में से हो रहा होगा, या ये इवेंट इस में से हो रहा होगा। तो वो नॉन कैटेगरी को डिफाइन कर देता है गाइस। जबकि टोटल थ्योरम क्या कहती है गाइस? टोटल थ्योरम क्या कहते हैं कि ये इवेंट आई होप इसमें से हो रहा है, या आई होप इसमें से हो रहा है, आई होप या तो इसमें से होगा, या आई होप इसमें से होगा। इसके पॉसिबिलिटी केस बनते हैं इतने, तो उसे बोलते हैं टोटल थ्योरम। जब ये इंडिकेट कर दे कि नहीं, जो ये इवेंट होने वाला है वो E1 में से होने वाला है। ओके गाइज, तब हम पे अप्लाई करते हैं बायस थ्योरम। अब आई होप अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि बायस थ्योरम क्या होती है गाइज, एंड टोटल थ्योरम का क्वेश्चन कैसा होता है गाइज। ओके गाइज, तो समझते हैं गाइज टोटल थ्योरम पर एक एग्जाम्पल। ओके गाइज, लेट्स सी। ओके गाइज, समझते एग्जाम्पल। गाइज स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा गाइज। क्या है क्वेश्चन, समझते हैं गाइज। उसने लिखा गाइज कि लेट बैग A contains 4 black and 6 red balls and bag B contains 7 black and 3 red balls। गाइज जो आपके पास बैग गिवन किए हुए, उसने 2 बैग गिवन किए गाइज, बैग A एंड बैग B। बना लीजिए गाइज, ये रहा बैग A एंड गाइज बैग B। 2 बैग है गाइज। बैग A के अंदर उसने बताया गाइज आपके पास 4 ब्लैक है, ओके गाइज, 6 रेड बॉल्स हैं, एंड बैग B के अंदर गाइज उसने कहा कंटेन्स करती है 7 ब्लैक बॉल एंड गाइज 3 रेड बॉल। ये गाइज उसने आपको गिवन किया है। ओके गाइज, आगे क्या कह रहा है गाइज? उसने कहा कि ए डाई इज थ्रॉन, एक डाई को आपने थ्रॉन किया है, इफ 1 और 2 अपीयर्स ऑन इट तो देन बैग ए इज चूजन। जब आप डाई को थ्रॉन करते हैं गाइज, जैसे ही आपने डाई को डाई इज थ्रॉन, जैसे ही डाई थ्रॉन होती है गाइज, तो डाई के थ्रॉन होने पर गाइज उसने कहा कि यदि अपीयर हुआ 1 और 2, यदि 1 और 2 अपीयर्स होता है गाइज, तो हम बैग ए को चूज करेंगे। अदरवाइज में बैग बी चूज होगा। बैग बी कब चूज होगा गाइस? जब डाई पर 3, 4, 5 और 6 इनमें से कोई भी एक अपीयर्स हो रहा होगा, तो मैं बैग बी को चूज करूंगा। ओके गाइस, आगे क्या लिख रहा है गाइस? आगे लिखा है गाइस ने, इफ 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल्स एट रैंडमली चूज कीजिए, सॉरी एट रैंडमली निकाली जा रही है फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग। ओके गाइज, यानी हमें 2 बॉल ड्रॉन करनी है एट रैंडमली, जो कि विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन से बाबू। ओके, फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम बीइंग रेड एंड अनदर ब्लैक। उसने ये कह दिया कि जो तुमने 2 बॉल निकाली है, वे 2 बॉल, एक रेड को कह दिया उसने और एक ब्लैक को। ये तो नॉन कंडीशन कह दी उसने मुझे कि रेड और ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। जो तुमने 2 बॉल्स रैंडमली ड्रॉन की है विदाउट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, किसी भी बैग को चूज करके, वो ब्लैक जो बॉल्स हैं वे एक रेड होनी चाहिए एंड एक के ब्लैक बॉल होनी चाहिए। ओके गाइज, तो यानी उसने हमें 2 इवेंट दिए हैं। एक इवेंट E1 दिया जिसमें से बैग एक को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ जिस पे 1 या 2 अपीयर्स आ रहा होगा गाइज। एक मुझे उसने बैग B दिया है गाइज, E2 इवेंट,
जिसमें से मैं यदि 3, 4, 5 और 6 आ जाए डाई पर तो मैं इन्हें इवेंटों को सेलेक्ट कर सकता हूँ गाइज। तो आई होप गाइज अब आपको कोई क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि बैग ए में 4 ब्लैक है, 6 रेड है, बैग बी में 7 ब्लैक है, 3 रेड है गाइज। ओके, जब मैं डाई को थ्रोन करता हूँ 1 और 2 अपीयर्स होने पर बैग ए चूज होगा, 3, 4, 5, 6 अपीयर्स होने पर बैग बी चूज होगा। आई होप गाइज अब आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी गाइज। ओके गाइज, अब बात करते हैं गाइज इवेंटों को लेकर। गाइज समझेंगे मेरे पास क्या इवेंट है। गाइज इवन जो इवेंट होगा वो इवेंट है जब मुझे अपीयर्स हो रहा होगा 1 और 2 ऑन डाई। एक डाई पर जब मुझे अपीयर्स क्या हो रहा होगा गाइज, 1 या 2 अपीयर्स हो रहा होगा गाइज। E2 क्या है गाइज, जब अपीयर्स हो रहा होगा गाइज मुझे 3, 4, 5, 6 ऑन ए डाई गाइज। जब मुझे डाई पर 3, 4, 5 और 6 अपीयर्स हो रहा होगा गाइज तो ये E2 इवेंट हो गया। ए क्या है गाइज, ए ये है जब आपने 2 बॉल्स ड्रॉन करी है उसमें से ड्रॉन जो बॉल्स कहलाएगी, ड्रॉन बॉल्स अ रेड एंड अ ब्लैक। ठीक है ना, जो ड्रॉन बॉल्स की जा रही है वो एक रेड और एक ब्लैक की जा रही है गाइज। आई होप यहाँ तक बातें अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइज। ठीक है, अब गाइज मुझसे मेरी बात समझिए, जब मैं E1 इवेंट को सिलेक्ट करता हूँ E1 को, तो ये बताओ E1 वाले इवेंट में कहानी समझिए अपीयर्स हो रहा है 1 और 2, तो गाइज E1 वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/6, क्योंकि ये तभी चूज़ किया जाता है जब एक डाई को थ्रोन करने पर 1 आए या 2 आए, तो दो इवेंट हो गए नहीं होगी, तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी 2/6। ओके गाइज, इट मीन्स 1/3। E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी गाइज, E2 की कितनी होगी गाइज, जब 3, 4, 5, 6 आ रहा हो, इट मीन्स 4, टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गाइज 2/3 गाइज। ओके गाइज, अब बात समझिए गाइज टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्यों है ये। उसने कहा आपके पास 2 इवेंट है गाइज। कितने इवेंट है गाइज, अब आपके पास 2 इवेंट है। सपोज दैट वो इवेंट E1 एंड एक इवेंट ये रहा आपके पास ये E2। एक सैम्पल स्पेस है, जो नॉन इवेंट है गाइज वो इन दोनों में है, क्योंकि जो रेड और ब्लैक बॉल है वो दोनों इवेंटों में है, E1 वाले इवेंट में भी है और E2 वाले इवेंट में भी है। ठीक है ना, यानी E1 वाला इवेंट कौन सा, जब मुझे बैग ए को चूज़ करना होता है। E2 वाला इवेंट कौन सा, जब मुझे बैग बी को चूज़ करना होता है। और आई होप अब आपको ये बातें क्लियर हो गई हो गाइज। तो कह रहा है कि ये जो नॉन कंडीशन है, जब तुमने 2 बार ड्रॉन की थी, ड्रॉन करने के बाद उसने कहा एक रेड हो सकती है और एक ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, वो E1 में से भी हो सकती है, वो E2 में से भी हो सकती है, यानी दोनों में से हैपनिंग हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है गाइस, उसने ये साफ साफ इंडिकेट नहीं किया कि जो ये ए इवेंट है, जो नॉन इवेंट है, वो E1 में से हो रहा है, ये इंडिकेट नहीं किया। ना इसने ये इंडिकेट किया कि जो ए इवेंट है वो E2 में से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं इंडिकेट किया। उसने कहा ए जो इवेंट है वो एक रेड और एक ब्लैक है, यानी वो दोनों में से हैपनिंग हो रहा है। दोनों में से हैपनिंग हो रहा है तो इसका टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है गाइस। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है गाइस, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का प्रोसेस क्या कहता है गाइस, कि प्रोबेबिलिटी है तो E1 हैपनिंग हुई होगी, E1 के होने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 हो रहा होगा, ठीक है, या E2 हैपनिंग हुआ होगा, E2 के अंदर से A की हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी गेट होगी। तो गाइस पहला पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, E1 की प्रोबेबिलिटी हमने गेट कर ली, E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी गेट करनी। अब E1 के होने पर A की प्रोबेबिलिटी बताओ, E2 के अकड़ होने पर A की प्रोबेबिलिटी गेट करो। तो सबसे पहले हमें ये गेट करनी है गाइस, ठीक है गाइस, फर्स्ट डाल के छोड़ दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 गाइस। E1 में से A के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, E1 में से A के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है गाइस। E1 क्या है, जब अपीयर्स 1 और 2, E1 के अंदर क्या है 4 ब्लैक 6 रेड, A क्या है ड्रॉन बॉल्स, एक रेड और एक ब्लैक। आई होप ऐसा हुआ कि मैंने पहली बॉल रेड निकाली होगी बैग ए में से और दूसरी मैंने निकाली होगी ब्लैक बॉल। पहला केस तो ये हो सकता है, पहली बॉल कौन सी निकली होगी रेड, दूसरी बॉल कौन सी निकली होगी ब्लैक। तो ये बताओ रेड बॉल गेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गाइस, 6/10, ऑल पॉसिबल आउटकम्स 10, रेड होने की प्रोबेबिलिटी 6, तो कितना होगा गाइस 6/10। ओके, तो ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गाइस, इंटू 4/9। आई होप आप समझ में आएगा 9 क्यों लिखा, क्योंकि 2 बॉल जो ड्रॉन की जाती है वो विदाउट रिप्लेसमेंट की,
निकलने के बाद दोबारा रखनी नहीं है। ओके गाइज, या तो ये केस हुआ होगा, या केस क्या होगा कि पहले कौन निकली होगी, ब्लैक, दूसरी क्या निकली होगी, रेड। तो ब्लैक बॉल गेट होने की प्रोबेबिलिटी गाइज 4/10 एंड उसके बाद रेड निकली होगी, रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गाइज 6/9 गाइज। आई होप ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइज। यहाँ तक बात समझते हैं कि आपको क्लियर है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, या तो पहले रेड निकली होगी एंड फिर ब्लैक निकली होगी, या ऐसा केस होगा पहले ब्लैक निकली होगी एंड फिर रेड निकली होगी। आई होप ये बात क्लियर होगी। इसे कैलकुलेट कर लेंगे गाइज। कैलकुलेट करके 24/90 प्लस 24, ओके गाइज, कितना आ गया 48/90 गाइज। ओके, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 गाइज। E2 इवेंट अकर्ड होने के बाद ए की होने की प्रोबेबिलिटी, E2 जब अकर्ड हो चुका है गाइज। E2 कौन है, जब 3 4 5 6 यानी बैग बी था, बैग बी में 7 ब्लैक 3 रेड, ऐसा हो कि पहले रेड निकली हो उसके बाद ब्लैक निकली हो, तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है गाइज 3/10 एंड फिर ब्लैक निकली होगी, तो एक ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी गाइज 7/9 यानी विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। फिर गाइज और क्या केस हो सकते हैं, या पहले क्या निकली होगी ब्लैक, तो यानी गाइज कितना हो गया 7/10। फिर क्या निकली होगी गाइज आपके पास रेड, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी गाइज कितनी होगी 3/9। आई होप ये भी बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। तो कितना होगा गाइज आपके पास 21/90 प्लस 21/90, तो कितना होगा गाइज 42/90। आई होप गाइज अब आपके पास सभी वैल्यूज नॉन हो गई है गाइज इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है गाइज, फ्रॉम फर्स्ट में अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और फाइनल आंसर गेट कर लीजिए गाइज। तो फ्रॉम फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी गेट की हुई आपने 1/3, इवन हो चुका है, उसके होने पर A की प्रोबेबिलिटी 48/90 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी गाइज 2/3, फिर गाइज E2 के अकॉर्ड होने पर A की प्रोबेबिलिटी अभी गाइज की अपने 42/90। इसे गाइज अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके फाइनल आंसर गेट कर लेंगे। आई होप गाइज ये अब आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा कि टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के हम लोग क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। ओके गाइज, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा गाइज। ठीक है, बात करते हैं गाइज अब बायस थ्योरम को लेकर। ओके गाइज, समझते हैं गाइज अब बायस थ्योरम पे क्वेश्चन कैसे पुट करेगा गाइज। ओके गाइज, लेट्स सी हमको। गाइज देखिए बायस थ्योरम क्या है। बायस थ्योरम गाइज हम उसको कॉल करते हैं, जैसे अभी हमने समझा था गाइज टोटल थ्योरम के बारे में, ऐसे ही बायस थ्योरम है गाइज। बायस थ्योरम में वही कह रहा है गाइज आपके पास सैम्पल स्पेस के अंदर कुछ इवेंट्स हैं, वे इवेंट आपके पास आई होप E1 E2 E3 एंड सो ऑन En है गाइज। ओके गाइज, ये कह रहा है जो ये इवेंट होने चाहिए गाइज, पहला पॉइंट वही है गाइज जो इंडिकेट करता है गाइज कि दोनों इवेंटों का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। इट मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होना चाहिए। दूसरी बात, इवेंटों का यूनियन एक सैंपल स्पेस होना चाहिए गाइज। ओके गाइज, तो ये इस तरह से एसोसिएटेड होगी गाइज कि उस टाइम पर एक नॉन कैटेगरी होगी ए क्या होगी गाइज, एक आपके पास नॉन कैटेगरी होगी जो नॉन रिजल्ट हो रहा होगा। ये नॉन जो आपको अकर्ड हो रहा होगा, ये अकर्ड बताएगा कि भाई मेरे पास E1 इवेंट से हो रहा है, E2 इवेंट में से हो रहा है, E3 इवेंट में से हो रहा है, यानी हमें किस में से उसको फाइंड करना है ये बताएगा। जो आपको ये जो नॉन कैटेगरी होती है ना, ये नॉन कैटेगरी आपको डिफाइन करेगी कि ये जो अकर्ड हुई है ये इस वाले इवेंट से होनी है, ये इस वाले इवेंट से होनी है, ये E1 इवेंट से होनी है, ये E2 इवेंट से होनी है, ये E3 वाले इवेंट से होनी है। कौन से इवेंट से होनी है ये नॉन कैटेगरी, ये आपको डिफाइन करना होता है बायस थ्योरम में। केवल इतना डिफरेंस होता है टोटल थ्योरम में और बायस थ्योरम में। ओके गाइज, तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि बायस थ्योरम का केस क्या है गाइज। बायस थ्योरम सिर्फ वही है पूरी की पूरी एज इट इज टोटल थ्योरम थी, बट टोटल थ्योरम बायस में केवल ये होती है कि जो टोटल थ्योरम में जो नॉन कैटेगरी होती थी वो सब में से हैपनिंग हो सकती थी। जो नॉन कैटेगरी बायस में होती है गाइज, वो नॉन कैटेगरी जो अकड़ होगी वो इवेंट में E1 में से भी हो सकती है, यानी E1 के हैपनिंग होने से हो सकती है, E2 के हैपनिंग होने में से हो सकती है, E3 के, E4 के एंड किसी में के भी हैपनिंग होने से हो सकती है।
ओके गाइस, यानी नॉन कैटेगरी को जो हमें डिफाइन करना होगा, भाई नॉन जो हमारे पास केस होगा वो अकर्ड हो गया, उसके अकर्ड होने पर वो बताएगा कि कौन से बैग से अकर्ड करना है, कौन से बॉक्स से अकर्ड करना है, ये सारे केसेस वो समझाएगा गाइस। यानी सपोज दैट गाइस फॉर एग्जांपल बेस, ठीक है गाइस, आपके पास दो इवेंट है E1 और E2, एक नॉन कैटेगरी है A, ओके गाइस। इसने कहा कि जो कैटेगरी है जो तुम्हें अकर्ड होनी है, वो अकर्ड होने पर वो अकर्ड किससे होनी है, E1 में से होनी है। वो जो नॉन कैटेगरी अकर्ड होनी है वो किस में से होनी है, E1 में से होनी है, यानी E1 में से। यानी जब A अकर्ड हो चुका, उसका होना किसके अंदर से बताना है, E1 के अंदर में से बताना होगा। तो कैसे बताएंगे गाइस, बात समझेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऐसा हुआ होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी पहले E1 अकर्ड हुआ हो गया, इसके अकर्ड होने पर मैंने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की होगी, A/E1 की। ये तो मेरा फेवरेबल हो गया, ये तो मेरा क्या हो गया, फेवरेबल। ऑल पॉसिबल क्या क्या केस हो सकते थे भाई, ये दो केस हो सकते थे। क्या कि भाई यदि E1 इवेंट हैपनिंग हो चुका तो E1 के होने पर A के होने की प्रोबेबिलिटी, या E2 हुआ होगा, E2 के होने पर A के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी। आई होप ये बात अब आपको क्लियर होगी गाइस। तो ये मैंने सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा लगाया है गाइस, ये मैंने सिंपल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन लगाया कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो गाइस आई होप बायस थ्योरम एक एक्सटेंडेड पार्टी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के गाइस। ये सभी हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्या पढ़ रहे हैं, एक्सटेंशन पार्ट पढ़ रहे हैं। ओके गाइस, तो ये समझ में आ गई होगी गाइस कि हमें जो नॉन कैटेगरी अकर्ड हो रही होगी वो अकर्ड होने पर किस में से बतानी होगी, वो E1 में से अकर्ड हो रही होगी, या वो E2 में से अकर्ड हो रही होगी, या वो E3 में से अकर्ड हो, जिसमें से भी अकर्ड होनी है उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। और उसकी वैल्यू के पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, नीचे जितने भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो नीचे, जो आपका फेवरेबल है भाई जिसमें से उसे अकर्ड करनी है उसे ऊपर रखिए। आई होप ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइज। ये है बायस थ्योरम गाइज। ओके, तो बायस थ्योरम पे गाइज अब समझते हैं क्वेश्चन। उससे पहले ये ध्यान रखना गाइज, इवेंटों की जो प्रोबेबिलिटी होती है गाइज वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। जब भी हम चाहे बायस का क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करें, कोई भी इवेंट होगा गाइज उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी गाइज वो ग्रेटर देन 0 होगी। आई होप ये बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। गाइज पिछले वाले केसेस में मैंने दो इवेंटों को लेकर आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाया था कि हम लोग बायस थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं। ओके गाइज, तो इसी तरीके से चाहे आपके पास nth इवेंट्स क्यों ना आ जाए, आप सबको लिखने का प्रोसेस यही होगा गाइज। आई होप ये बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। चाहे वो nth पे पूछ लेता गाइज तो हम nth पे भी इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करेंगे गाइज। ओके गाइज, तो दो इवेंटों से आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें बायस थ्योरम कैसे अप्लाई करनी होगी। ओके गाइज, तो समझते हैं गाइज एक एग्जांपल जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है गाइज। ओके, देखिए क्या लिखा है गाइज, अ बॉक्स कंटेन्स 4 ऑरेंज एंड 4 ग्रीन बॉल्स, अनदर बॉक्स कंटेन्स 3 ऑरेंज एंड 5 ग्रीन बॉल्स, वन ऑफ द 2 बॉक्स इज सेलेक्टेड। होने का रेंडमली एक बॉक्स सेलेक्ट किया जा रहा है। कितने बॉक्स है गाइज, 2 बॉक्स है। 2 बॉक्स लिख लीजिए गाइज, फर्स्ट बॉक्स एंड सेकंड बॉक्स। रेंडमली आपको एक बॉक्स सेलेक्ट करना है और उस बॉक्स में उसने कहा कि भाई जो फर्स्ट बॉक्स है इसके अंदर 4 तो है ऑरेंज, ओके गाइज, और 4 कहा उसने गाइज ग्रीन बॉल्स, ये उसने आपको डिफाइन किया गाइज। ओके, एक अनदर बॉक्स जो कंटेन्स करेगा गाइज 3 ऑरेंज एंड 5 ग्रीन बॉल्स, 3 ऑरेंज, ओके गाइज, एंड 5 ग्रीन बॉल्स। वन ऑफ द 2 बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, यानी रैंडमली एक बॉक्स सेलेक्ट किया जा रहा है गाइज। एक बॉल जो ड्रॉन की जाएगी फ्रॉम द बॉक्स विच इज फाउंड टू बी ऑरेंज। उसने कहा कि एक बॉल हमने ड्रॉन की है, जो हमने ड्रॉन की है वो फाउंड होगी, यानी वो नॉन होगी कि वो जो बॉल है आपके पास जो फाउंड हो रही है वो कौन सी हो रही है, ऑरेंज बॉल फाउंड हो रही है। कौन सी फाउंड हुई है, ऑरेंज बॉल। यानी उसने आपको एक तो डिफाइन कर दिया, जो ड्रॉन हुई है बॉल वो कौन सी ड्रॉन हुई है गाइज, ऑरेंज बॉल ड्रॉन हुई है आपके पास।
जो ड्रॉन होने वाली बॉल कौन सी है, वो ऑरेंज बॉल है जो ड्रॉन हो रही है। इट मीन्स वो ए कैटेगरी में डिफाइन होगी गाइज। ओके, ड्रॉन ऑरेंज बॉल। ठीक है गाइज, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी गाइज अब आपको। ठीक है, तो उसने कहा कि गाइज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन, जो आपने बॉल ड्रॉन की है, जो निकाली है, वो कहाँ से बतानी है, फ्रॉम द फर्स्ट बैग या फर्स्ट बॉक्स। तो आपको कौन से बॉक्स से बतानी है, जो आपने एक बॉल ड्रॉन की है, वो जो आपने ड्रॉन कर लिया बॉल, वो कौन सी है गाइस, ऑरेंज बॉल ड्रॉन की है। और ये ऑरेंज बॉल आपको कहाँ से बतानी है गाइस, फर्स्ट बॉक्स से बतानी है। ओके गाइस, तो गाइस आई होप अब आपको क्लियर हो गई होगी जो मैंने बायस थ्योरम की अभी आपको डेफिनेशन बताई थी गाइस, वो क्या थी गाइस। तो गाइस अब आपके पास जो ए थी वो तो नॉन कैटेगरी को डिफाइन कर रहा था कि जब आपके पास ऑरेंज बॉल थी। ओके गाइस, अब मेरे पास दो इवेंट है गाइस। पहला इवेंट क्या है गाइस, या तो मैं बैग फर्स्ट को चूज करूंगा, इवेंट ये रहा। ओके गाइस, चूजन बैग फर्स्ट, ये पहला इवेंट है। एंड E2 क्या है गाइस, चूजन बैग सेकेंड। गाइज ए क्या हो गया, ड्रॉन एन ऑरेंज बॉल। ठीक है गाइज, ये हो गया आपके पास ड्रॉन एन ऑरेंज बॉल। ओके गाइज, तो गाइज पहले बात करते हैं भाई, ये दो बॉक्स थे, फर्स्ट बॉक्स एंड सेकंड बॉक्स। गाइज ये बताओ इन दो बॉक्स में से किसी एक बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गाइज। जब आप इन दोनों बॉक्स में से किसी एक बॉक्स को चूज करेंगे तो आई होप एक बॉक्स की प्रोबेबिलिटी आपको 1/2 गेट हो जाएगी गाइज, क्योंकि बॉक्स कितने, दो, उसमें से एक बॉक्स की प्रोबेबिलिटी 1/2। आई होप अब आपको ये बात क्लियर हो गई गाइज। ओके गाइज, तो गाइज ए जो है वो नॉन कैटेगरी को डिफाइन करता है गाइज। किसको डिफाइन करता है, नॉन कैटेगरी को। तो सबसे पहले ई इवेंट जब आपने बैग चूज किए होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी आपने बता दी गाइज, कितनी कितनी होती है, 1/2 1/2। ओके गाइज, अब गाइज बात समझेंगे, जो ए इवेंट है जब इवन हो चुका, इवन के अकड़ होने पर ए की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी गाइज। जब इवन हो चुका तो इवन के होने पर ए की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। ए क्या है गाइज, जब ऑरेंज बॉल को मैं ड्रॉन कर रहा हूँ, किस में से, बैग फर्स्ट में से, और बैग फर्स्ट में ऑरेंज कितनी है, 4। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8, फेवरेबल आउटकम्स 4, तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/8। इट मीन्स 1/2। आई होप गाइज ये बात अब आपको क्लियर होगी होगी गाइज। इसी तरह से E2 हो चुका, यानी E2 के अकड़ होने पर ए की प्रोबेबिलिटी यानी ऑरेंज होने की प्रोबेबिलिटी बता दे गाइज। ऑरेंज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी गाइज बताओ। ऑरेंज कितनी गाइज, बैग 2 में 3 है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने गाइज, 8 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गाइज, 3/8 होगी गाइज। आई होप ये बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। अब उसने कहा था जो आपने बॉल ड्रॉन की थी, जो आपको फाउंड हुई थी, वो ऑरेंज फाउंड हुई थी, पर जो ऑरेंज फाउंड हुई थी हमें वहाँ से उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब हमने उसे कौन से बैग से सेलेक्ट की थी, फर्स्ट वाले बैग से सेलेक्ट की थी। ओके, तो यानी गाइज समझो, मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कहाँ से, बैग फर्स्ट से, बैग से फर्स्ट से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी जब नॉन कैटेगरी अकड़ हो चुकी हो। नॉन कैटेगरी अकड़ हुई है, कहाँ से अकड़ होनी है, बैग फर्स्ट से अकड़ होनी है। आई होप ये बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। तो बैग फर्स्ट से अकड़ होनी है, नॉन कैटेगरी वाली कंडीशंस, तो उसके लिए क्या होता है गाइज, उसके लिए फॉर्मूला होता है कि ऊपर क्या आता है, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कौन सा है, बैग फर्स्ट है। बैग फर्स्ट के केस में क्या हुआ होगा, यदि इवन हुआ होगा तो इवन के होने पर, जब पहले इवन हो गया तो इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी गाइज आपके पास, 1/2। यहाँ पे लिख दीजिए 1/2। जब इवन हो चुका तो इवन के होने पर किसकी प्रोबेबिलिटी, ए के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी इवन अकड़ हो गया, इवन के अकड़ होने पर ए की प्रोबेबिलिटी कितनी गाइज, 1/2। नीचे क्या आ गया इसका, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख दो। क्या, यदि इवन हो गया तो इवन के होने पर ए के होने की प्रोबेबिलिटी, या क्या केस हुआ होगा, E2 हुआ होगा, E2 के होने पर ए की प्रोबेबिलिटी कितनी गाइज, 3/8। तो गाइज 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/16, कैलकुलेट, डू योर सेल्फ गाइज। आई होप गाइज यहाँ तक अब आपको बात क्लियर हो गई गाइज कि हमें क्वेश्चन को कैसे डील करना होगा गाइज। ओके गाइज, समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है गाइज,
देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज अ 2-headed कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस। उसने कहा 3 कॉइन्स है आपके पास, उस 3 कॉइन्स में से उसने एक कॉइन बताया है जिसके अंदर 2 हेडेड है, यानी ऑन बोथ फेसेस, जहाँ हेड टेल आते थे वहाँ पे दोनों तरफ क्या है, हेड हेड है गाइज। दूसरा जो कॉइन बता रहा है गाइज वो बायस कॉइन है, जिसके कम्स अप हेड्स जो आने की कंडीशन होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है गाइज, वो 75% टाइम है। ओके गाइज, एंड जो थर्ड कॉइन बताया वो अनबायस कॉइन है। ओके कौन सा कॉइन है, अनबायस कॉइन है। अनबायस कॉइन जिसके अंदर हेड भी होते हैं एंड टेल भी होते हैं गाइज। ओके, वन ऑफ द 3 कॉइन्स आर चूजन एट रेंडमली। एट रेंडमली हमें एक कॉइन चूज करना है, वो कोई भी कॉइन चूज कर सकता हूँ मैं। पहला कॉइन कौन सा है गाइज, जिसके अंदर दोनों हेड हो। दूसरा कॉइन कैसा है, बायस कॉइन है जिसमें हेड होने की कंडीशन 75% टाइम्स है। और जो थर्ड कॉइन है गाइज, उसने कहा कि वो अनबायस कॉइन है। अनबायस इट मीन्स उसमें हेड भी होगा और उसमें टेल भी होगा गाइज। उनमें से एक कॉइन मुझे रैंडमली चूज करना है। जो चूज करना है उसने बताया कि टॉस्ड इट शोज। जब आपने उसे रैंडमली चूज़ किया तो उसने कहा जब कॉइन को टॉस करते हैं तो टॉस करने पर जो शो हुआ वो हेड शो हो गया, यानी नॉन कैटेगरी डिफाइन होगी क्या, शोज इट हेड, यानी हेड आपको शो हो गया, ठीक है ना, ऑन ए कॉइन। तो उसने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो तुम्हें हेड शो हुआ है हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि दैट इट वाज द 2-headed कॉइन, कि जहाँ पर 2 हेड कॉइन हो रहे होंगे ना उसमें से हेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। यानी अब आपको क्या कहना है गाइज, समझिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है गाइज। उसने कहा गाइज आपके पास 3 कॉइन्स है, एक E1 जिसके अंदर 2-headed कॉइन है, ओके गाइज। E2 क्या है गाइज आपके पास, E2 है गाइज हेड कम्स अप, बायस कॉइन है गाइज, बायस कॉइन कम्स अप, ठीक है, जिसमें उसने प्रोबेबिलिटी बताई है 75% की है। E3 क्या है गाइज आपके पास, E3 है गाइज अनबायस कॉइन, अनबायस्ड कॉइन, ओके गाइज। ये कंडीशन बताई उसने गाइज, 3 इवेंट है गाइज। अब पहला पॉइंट क्या है गाइज, रैंडमली मुझे एक इवेंट सेलेक्ट करना है। तो गाइज मुझे बताओ रैंडमली इन 3 इवेंटों में से एक इवेंट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ गाइस कितनी होगी रैंडमली। आई होप E1 इवेंट को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, E2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, E3 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी गाइस 1/3 होगी। ये यहाँ तक की बात अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइस, ओके गाइस। तो गाइस इसने कहा इसमें 2-headed, देखो बात समझने की कोशिश करो। ये तो अब आपने बता दिया कि भाई E1, E2 एंड E3 तीनों के गेट होने की प्रोबेबिलिटी गाइस कितनी बताई है, 1/3 बताई है गाइस, ओके गाइस। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की गाइस। नेक्स्ट पॉइंट ये गाइस आपके पास जो आपके पास नॉन कैटेगरी डिफाइन की है उसने, वो नॉन कैटेगरी क्या है कि शोज ऑन हेड, सॉरी शोज अ हेड ऑन अ कॉइन। जब कॉइन पर क्या गेट हो रहा है गाइस, शो हो रहा हो हेड, ठीक है। ये नॉन कैटेगरी डिफाइन कर दी उसने, ओके गाइस। तो ये नॉन कैटेगरी कहाँ से डिफाइन हो सकती है गाइस, पहला पॉइंट कि ये तो गाइस E1 के अकॉर्ड होने पर A की प्रोबेबिलिटी क्या हुई गाइस। अब मुझे बताओ E1 के अंदर से A के होने की प्रोबेबिलिटी, इवन इवेंट क्या है जिसके अंदर 2-headed कॉइन है, और 2-headed कॉइन है हमें क्या चाहिए, हेड ही चाहिए। तो मुझे जब 2-headed कॉइन है मुझे हेड ही चाहिए, तो हेडेड अंदर हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई गाइस, 1 ही तो होगी। नहीं आई बात समझ में गाइस। उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो देयर आर 3 कॉइन्स, 1 इज 2-headed कॉइन, ओके गाइस। कितना है 1-headed कॉइन्स, जो 1 इज अ 2-headed कॉइन जिसमें बताया हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, यानी दोनों तरफ ही उसमें फेस क्या आने, हेड आने हैं गाइस। अब तो बात क्लियर है। तो गाइस E1 के अकॉर्ड होने पर A की प्रोबेबिलिटी, A क्या है, हेड है, तो E1 के अंदर में से हेड होने की प्रोबेबिलिटी बता देना कितनी होगी, हेड के हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गाइस, 1 ही तो होगी भाई। 2/2 कर ले, या तो 2 हेड है तो ऑल फेवरेबल भी कितना हो गया 2, पॉसिबल भी कितना हो गया 2, तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल कितना है गाइस 1। अब तो बात क्लियर होगी गाइस, ओके।
उसके बाद गाइज A/E2, E2 के अकॉर्ड होने पर A की प्रोबेबिलिटी, E2 क्या है, हेड कम्स होता है, इसमें बायस कॉइन है, कम्स अप जो उस पर हेड होता है गाइज उसने बता रखा है कितना गाइज गेट होता है 70% टाइम्स, 75% टाइम, इट मीन्स गाइज उसके हेड होने की प्रोबेबिलिटी उसने बता रखी है आपको, ठीक है गाइज। उसके बाद उसने क्या कहा गाइज आपको, जो E3 के अकॉर्ड होने पर जब हमें A की प्रोबेबिलिटी निकालनी, E3 क्या गाइज, अनबायस कॉइन, अनबायस कॉइन का मतलब है कि गाइज उसमें हेड भी होगा और उसमें टेल भी होगा, तो गाइज हेड और टेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गाइज 1/2, मुझे किसकी निकालनी थी, हेड होने की, तो हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गाइज 1/2, E3 के अंदर से हेड होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि A क्या है, हेड आना है, तो मुझे हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी किसके अंदर से, E3 के अंदर से, तो कितनी होगी गाइज 1/2। आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। गाइज मुझे क्या फाइंड करना है उसके बारे में समझते हैं। ओके गाइज मुझे फाइंड करना है जो मैंने हेड मुझे शो हुआ था कॉइन पर, वो हेड कहाँ से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जब ऑन बोथ साइड दोनों पर क्या आ रहा हो, 2 हेडेड कॉइन आ रहा हो, लिखा हुआ है गाइज देखिए लास्ट वाली कॉइन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड कॉइन, जब 2 हेडेड आ रहे हो कॉइन पर तो वहाँ से उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, यानी कहाँ से, E1 के अंदर से गाइज। ओके गाइज, तो यानी जो मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गाइज वो E1 के अंदर से गेट करनी है, जो मुझे नॉन हो रहा था कि जो कॉइन पर हेड शो हो रहा था वो हेड शो किसके अंदर से गेट करा रहा है मुझे, जहाँ पर 2 हेडेड कॉइन हो रहे हो वहाँ से मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करा रहा है गाइज। ओके गाइज, यानी जो शो जो नॉन कंडीशन है वो कहाँ से फाइंड करने को कह दी उसने, E1 वाले इवेंट में से कह दी है। ओके गाइज, तो गाइज अब आपको बताइए क्या क्या पॉसिबल फेवरेबल क्या होगा गाइज, पहले E1 इवेंट हो चुका होगा, E1 के होने पर तब गेट क्या हुआ होगा, A की प्रोबेबिलिटी फाइंड हुई होगी, तो E1 के होने की प्रोबेबिलिटी गाइज, जब मैं E1 को सिलेक्ट करूँ तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी गाइज 1/3, क्योंकि मुझे चूज़ क्या करना है, E1 चूज़ करना, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, E1 को चूज़ कर लिया तो उसके अंदर से A के अकॉर्ड होने की प्रोबेबिलिटी, A के अकॉर्ड होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ये तो फेवरेबल, ऑल पॉसिबल आउटकम्स सारे केस हो सकते हैं भाई, ये भी हो सकता है भाई मैंने पहले E1 चूज़ किया हो उसके अंदर से हेड होने की प्रोबेबिलिटी, या मैंने ऐसे भी किया होगा मैंने E2 चूज़ किया हो उसके अंदर से हेड होने की प्रोबेबिलिटी, या मैंने ऐसा किया हो गाइज कि E3 चूज़ किया गया हो तो इसके अंदर से हेड होने की प्रोबेबिलिटी गाइज। तो गाइज ये सारा प्रोसेस आपके पास फाइंड हो गया गाइज। आई होप गाइज ये बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। इसे गाइज अब आपको लोग कैलकुलेट करेंगे गाइज, आइए करते हैं गाइज कैलकुलेट। तो गाइज 1/3 इज डिवाइडेड बाय कितना है गाइज 1/3 प्लस 75%, देखिए गाइज 25 3 25 4 तो कितना है गाइज 3 से 3 कैंसिल चिपका दीजिए, प्लस 1/4 गाइज, ओके, प्लस 1/6 गाइज। ओके गाइज, अब इसका एलसीएम ले लीजिए गाइज, कितना आ गया 1/3, ये तो एज इट इज। नीचे का एलसीएम कितना है गाइज, आई होप गाइज आपके पास जो नीचे का एलसीएम आने वाला 12 आ गया, 4 3 12, तो 3 4 12, 4 3 12 एंड 6 2 12 गाइज। ओके गाइज, कर लेते हैं गाइज, कैलकुलेट करके आपके पास फाइनली कितना आंसर आएगा 1/3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 7 2 9 9 डिवाइड बाई 12। ओके गाइज, कितना आ गया 4/9। आई होप गाइज ये क्वेश्चंस अब आपको क्लियर हो गया होगा गाइज कि हमें किस तरीके से टोटल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम में किस तरह से डिफरेंस मैच हो रहा है गाइज। आई होप ये क्वेश्चंस अब आपको क्लियर हो गया गाइज। ओके गाइज, आज के लिए बायस थ्योरम पे इतना ही गाइज। नेक्स्ट लेक्चर बायस थ्योरम के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे गाइज। थैंक यू सो मच गाइज।